नीता की आंख अचानक तड़के 4 बजे ही खुल गई। पिछले कुछ महीनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। वह अपनी पुरानी मैली सी साड़ी ठीक करते हुए धीरे धीरे उठी और रसोई में चली गई। उसे जल्दी से चूल्हा जलाना था, क्योंकि अगर पति राजेश जाग गया और चाय तैयार न मिली तो घर में हंगामा मचना तय था। राजेश की आदत थी कि वह सुबह उठते ही चाय मांगता और फिर पूरे घर को सिर पर उठा लेता। नीता जानती थी कि अगर चाय समय पर न बनी तो गालियां और मार पिटाई से उसका स्वागत होगा। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया तभी पीछे से राजेश की कर्कश आवाज गूंजी, अभी तक चाय नहीं बनी? क्या तुझे कुछ और काम धंधा नहीं है, निकम्मी औरत? नीता ने सिर झुकाए ही कहा, बस बना रही हूं। लेकिन राजेश को कहाँ संतोष होने वाला था। वह गुस्से में उठा और सीधे आकर उसे धक्का दे दिया। रात भर तो मजे से सोती रहती है, सुबह उठते ही बहाने। नीता लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके चेहरे पर बने पुराने चोटों के निशान उसकी सहन शक्ति की कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन आज उसके मन में एक अलग ही हलचल थी। यह सिलसिला कोई नया नहीं था। शादी के पहले साल में ही नीता को समझ आ गया था कि उसका पति कैसा इंसान है। हर छोटी छोटी बात पर मारपीट, बेवजह की झगड़े और बिन मांगे ताने। उसका जीवन इन्हीं सब में उलझ कर रह गया था। लेकिन अब वह थक चुकी थी। उसका एक बेटा था, सुमित। वह अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और अक्सर अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखता था। उसे अपनी मां की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन जब राजेश ने नीता को बुरी तरह पीटा और सुमित ने उसे रोकने की कोशिश की, तो राजेश ने बेटे को भी थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन सुमित ने अपनी मां से कहा, मां, कब तक सहोगी? हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। लेकिन नीता को यह मंजूर नहीं था। उसने कहा, बेटा, यह मेरा नसीब है, एक औरत को सहना पड़ता है। सुमित गुस्से में घर से बाहर चला गया, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। सुमित अपने दोस्त के घर गया और वहां से अपने मामा विनोद को फोन लगाया। विनोद नीता का सगा भाई था और उसे अपनी बहन की तकलीफ का पूरा अंदाजा था। मामा, हमें माँ को यहाँ से निकालना होगा, अब और सहन नहीं होता, सुमित ने रोते हुए कहा। विनोद ने तुरंत फैसला लिया, बेटा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही मैं आ रहा हूँ। रात भर सुमित सो नहीं सका। उसे डर था कि कहीं सुबह तक कुछ गलत न हो जाए। राजेश रोज की तरह रात को शराब पीकर आया और घर में गाली गलौज करने लगा। लेकिन आज नीता चुप नहीं रही। बस बहुत हो गया राजेश, अब मैं और नहीं सह सकती। राजेश हंस पड़ा। अरे, अब तू क्या करेगी? तेरा कोई सहारा नहीं। नीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। कल सुबह तक सब बदल जाएगा राजेश। राजेश को लगा कि नीता सिर्फ गुस्से में बोल रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि नीता इस बार सचमुच कुछ बड़ा करने वाली थी। सुबह हुई। राजेश अब भी नशे में पड़ा था। विनोद दरवाजे पर खड़ा था। चल नीता, अब तुझे यहाँ और नहीं रहना है। नीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। वह सुमित का हाथ पकड़कर बाहर निकली और अपने भाई के साथ चल पड़ी। आज पहली बार उसे आज़ादी महसूस हुई। अब उसे पता चल गया था कि नसीब बदल सकता है अगर इंसान हिम्मत करे तो। नीता ने जैसे ही घर की दहलीज पार की, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक बार पलटकर उस घर की ओर देखा जहां उसने बरसों तक दर्द सहा था, लेकिन आज वह वहां से मुक्त हो रही थी। विनोद ने गाड़ी में बैठते ही कहा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है बहन, ये नई शुरुआत है तेरे लिए। सुमित माँ के पास बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी। माँ, अब हमें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी जहां कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। लेकिन
नीता के मन में ढेरों सवाल थे। अब कहाँ जाएंगे? क्या समाज उसे अपनाएगा? क्या एक अकेली औरत को उसका हक मिलेगा? विनोद उन्हें अपने गांव ले गया। वहां उसका बड़ा घर था, लेकिन समाज की कड़वी बातें भी थी। जैसे ही नीता गांव में पहुंची, पड़ोस की औरतों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो तो, अपने पति को छोड़कर आई है, अब इसे कौन अपनाएगा? एक औरत का घर उसका पति होता है, चाहे वह जैसा भी हो। नीता ने ये बातें सुनी और उसका दिल बैठ गया। क्या सच में औरत को पूरी जिंदगी बस सहना ही पड़ता है? लेकिन इस बार विनोद ने अपनी बहन को ढाढ़स दिया। किसी की परवाह मत कर, ये वही लोग हैं जो चुपचाप तेरा दर्द देखते थे पर कुछ बोले नहीं। नीता को समझ आ गया था कि अगर उसे सम्मान से जीना है तो खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। विनोद ने सुझाव दिया, तू सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से करती है, क्यों ना एक सिलाई सेंटर खोल ले? नीता को यह विचार पसंद आया, लेकिन डर था। कैसे शुरू करेगी? पैसे कहाँ से आएंगे? सुमित ने कहा, माँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ कमा लूंगा। विनोद ने कुछ पैसे दिए और नीता ने गांव में एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू कर दिया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक एक घर जाकर औरतों को समझाया कि वह बहुत कम कीमत में अच्छे कपड़े सिल सकती है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब गांव की वही औरतें जो उसके खिलाफ बातें बना रही थी, उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। 6 महीने बाद नीता का सिलाई सेंटर अच्छा चलने लगा। अब वह आत्मनिर्भर थी। सुमित ने भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ बेटे की मेहनत रंग लाई। एक दिन गांव में सरपंच ने आकर कहा, नीता, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। हम चाहते हैं कि तुम औरतों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाओ। यह सुनकर नीता की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। अब वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि औरतों को भी मदद कर रह सकती थी। एक दिन जब नीता अपनी दुकान में बैठी थी, तभी वहां राजेश आ धमका। वह अब भी उतना ही क्रूर दिख रहा था। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? वापस घर चल। लेकिन इस बार नीता कमजोर नहीं थी। उसने ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं अब वापस उस नर्क में नहीं जाऊंगी राजेश। मेरी जिंदगी अब मेरी है। राजेश ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव की औरतें नीता के साथ खड़ी थी। सरपंच ने राजेश से सख्त लहजे में कहा, अगर तूने इस पर हाथ उठाने की सोची भी तो हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। राजेश ने गुस्से में घूरा और वहां से भाग गया। आज नीता जीत चुकी थी। आज नीता सिर्फ एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, वह एक मिसाल थी। अब वह गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने के गुण सिखा रही थी। सुमित अब कॉलेज में पढ़ रहा था और गर्व से कहता, मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। नीता ने समाज को दिखा दिया कि एक औरत केवल सहने के लिए नहीं बनी, बल्कि जब वह ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।